तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज क्लास 9th का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं संधि। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? संधि पढ़ने वाले हैं। और पूरा संधि पढ़ाएंगे, फिर स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, फिर उसका टाइप पूरा इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और शांति से नोट्स बनाना शुरू करिए। क्या बनाना शुरू कीजिए? नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। पूरा क्लास 9 संस्कृत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यह रहा स्टूडेंट संधि। संधि को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये नहीं कहने लगेगा कि सर इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से, दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें कॉन्सेप्ट सीखना। अब आइए स्टूडेंट जानते हैं कि संधि होता क्या है। पूरा शांति से समझिएगा। पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, परिभाषा, ठीक, फॉर्मेलिटी ने कहते हैं उसको, और फिर आपको समझाते हैं कि संधि होता क्या है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि जब दो वर्ण आपस में मिले, अभी सब समझाएंगे वर्ण क्या होता है सब कुछ। जब दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न हो, उससे क्या उत्पन्न हो? विकार उत्पन्न हो। उससे क्या हो? विकार उत्पन्न हो। अभी सब बताएंगे विकार वगैरह क्या होता है। शांति, धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को 2 बार शेयर कीजिएगा, अपने बाबू के साथ और 1 बार अपने दोस्त के साथ। तो जब दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पन्न हो तो वही जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण के मिलने के कारण संधि कहते हैं। यह सिंपल साइज का एक डिफिनीशन हो गया। इसको कहीं भी आप नोट करके रख सकते हैं कि जब कोई भी दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण आपको क्लास 2 में पढ़ाया गया होगा। क, ख, अ, आ, ई, ये सब जो आप पढ़ते हैं उसी को वर्ण कहते हैं और इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ABCD। बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए। उसके बाद आता है सर विकार क्या होता है। तो जैसे आप और आपका बाबू मिलता है तो कुछ विकार उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो यहाँ भी जब कोई दो वर्ण आपस में मिलेगा तो एक शब्द, एक वर्ण बन जाएगा, ठीक, तो उसी को हम लोग कहते हैं विकार। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अभी बताएंगे सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि जब दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न करे या विकार उत्पन्न हो तो उसी उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, जैसे बाबू एक एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं, विद्या जोड़ आलय। अब ध्यान से पढ़िएगा विद्या जोड़ आलय को। अब देखिए, जैसे ही हमने यह लिखा विद्या जोड़ालय, सब बच्चा एकदम खुश हो गया होगा कि सर ये हमको मत सिखाइए, इसका हमको शुरू से पता है विद्यालय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको पता है, अच्छी बात है। अभी कमेंट में सब लिख दीजिए कि हमको पता है सर विद्यालय। लेकिन बाबू कभी आपने सोचा है कि सर ये होता कैसे है? विद्या जोड़ालय कुछ विद्यालयम क्यों नहीं हो जाता है? ये विद्यालय क्यों होता है सर, या विद्यालय क्यों नहीं हो जाता है? तो इसके पीछे संधि का रूल लगता है, जिसको हम लोग हिंदी या संस्कृत में सूत्र कहते हैं। ठीक, कौन सा रूल लगता है सो समझिए। अभी तो हम सिर्फ आपको समझाएंगे रूल। अभी आगे जब इसका पूरा रूले तो पढ़ना है, पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, और अभी थोड़ा समझा देते हैं। तो जब आप स्टूडेंट इस संधि को आप बनाते हैं तो इसमें स्वर संधि का एक रूल है, एक प्रकार है दीर्घ संधि, उसका रूल लगता है। तो जब आप विद्या का उच्चारण करते हैं, इस विद्या का जब आप उच्चारण करते हैं तो एक बार उच्चारण करके देखिए, क्योंकि ग्रामर में उच्चारण का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उच्चारण क्या है? विद्या, विद्या। तो आपने देखा कि जब आपने उच्चारण किया तो आ निकला। सर कैसे निकला? अंत में तो एगो डंटा पारा हुआ है। नहीं, उच्चारण करके देखिए, विद्या, विद्या, तो क्या निकला? आ निकला। और यहाँ पे आप शुरू में पढ़ेंगे प्लस के बाद वाला में आलय, आलय, तो यहाँ पे क्या निकला? आ निकला। तो संधि का एक रूल है कि जब आ प्लस आ हो तो मिलके क्या बन जाता है? एगो आ बन जाता है। ठीक है सर, कैसे आपको सर कैसे पता चल गया? हमको बताइए, हम भी ऐसे जानेंगे। तो अभी पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे। अभी एगो बताएं, अभी 10 गो बताएंगे। तो ये तो सिर्फ समझा रहे हैं कि संधि क्या होता है। अब देखिए बाबू, तो यहाँ पे आपने क्या किया? आलय में से आ निकाल दिया, तो इसकी कहानी खत्म। अब इधर बच गया लय। लय यहाँ लिख दीजिए।
अब इसमें से भी आपने आ को कटिंग कर दिया, तो डंटी तो निकाल के यहाँ पे लिख दिए, तो डंटी की कहानी खत्म। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं विद, ये वाला ध यहाँ पे लिखते हैं, तो ध में अभी भी आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ठीक है, अंदर अंडरस्टैंड रखेंगे, जैसे 1x नहीं ना लिखा जाता है, x से ना लिखा जाता है, तो उसी तरह अंडरस्टैंड रखेंगे कि ध में अभी भी उच्चारण कर रहे हैं तो आ रहा है, जबकि यहाँ आ चुका है पहली से। अब क्या करना है, यह आपने लिखा, इसको थोड़ा सा बड़ा में लिखते हैं। जैसे देखिए विद आपने लिखा और इधर का लय लिखा। अब आप कोई गुंडा मवाली थोड़ी है जो आ यहाँ से निकाल दीजिएगा, अपने मन से यहाँ से आ निकाल दीजिएगा और कुछ भी नहीं लगाइएगा। तो रूल क्या है कि यह दोनों आ को जब हम निकाले हैं तो इसके बदले में एक आ को हम एडजस्ट करेंगे। अब ये आ जो है बीच में घुसने आएगा कि हमको घुसाओ, तो इसका डंडी तो आराम से यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन आ जैसे यहाँ पे आएगा ना, तो ये आ कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एगो मेरा भाई पहली से तुम्हारे पास है। सर कैसे है बताइए तो? अरे बुड़बक, विद्या जो है तो विद्या में का आ निकाल लिया तो विद विध, ध में अभी भी आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, तो एक आ उसी में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डंटी लगता है और यही बन जाता है विद्यालय। समझ गए? अरे नहीं पढ़ते हो मैग्नीशियम में ऊपर +2, वही वाला चीज़ है। ठीक, तो अभी तो सिर्फ समझाए हैं, इसी को कहते हैं संधि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, 50% समझे 60%, ये सिर्फ समझाएं कि संधि क्या होता है, अभी तो पूरा ऐसा ही समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, इसका 3 प्रकार होता है। पहली से सर लिख के क्यों रखे हैं? पहले से इसलिए लिख के रखे क्योंकि समय बच जाए, समय बचेगा तब ना बाबू को वो समय दीजिएगा। अरे पढ़ाई में दो बाबू, 9th में आ गए, 10th में टॉपर बनना है कि नहीं? तो संधि का 3 प्रकार आपको पढ़ना है, 3 प्रकार ही होता है। स्वर संधि, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि 2 वर्ण का तो मेल संधि में होगा ही, स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर का मेल होगा। ठीक, सर स्वर क्या होता है यही तो नहीं समझे सर, 2 क्लास का चीज़ है, बता दीजिए। अरे स्वर मतलब आ वाला जो आप पढ़ते हो ना उसी को स्वर कहते हैं, और क ख ग घ जो पढ़ते हो उसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो जब स्वरे का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि, और जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या स्वर से मेल हो, अभी बताएंगे, व्यंजन संधि। और विसर्ग का तो अलग ही रूल है, तो समझ गए, यही है। अब यह जो आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपने देखा कि आ का आ से मेल हो रहा है, तो आ क्या है? स्वर है, तो ये कौन सा संधि का एग्जाम्पल हुआ? स्वर संधि का एग्जाम्पल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, अब डिटेल में जानते हैं स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि क्या है? तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न हो तो उसे हमने क्या कहा? स्वर संधि कहा। किसके मेल के कारण? तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और स्वर वर्ण क्या होता है? अभी बताया, अ आ ह्रस्वी दीर्घी दीर्घु उ, ये सब क्या होता है? स्वर होता है। ठीक, और क ख ग घ व्यंजन होता है, जो 2 क्लास का चीज़ है, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारे पास आए, नर्सरी से पढ़ाते हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल अभी आपको हमने बताया, विद्या जोड़ आलय, तो यहाँ पे देख लीजिए, शिव जोड़ आलय। ठीक, शिव जोड़ आलय, तो आपने देखा कि शिव है, अब शिव का उच्चारण कीजिए, शिव शिव। तो शिव का आप उच्चारण करेंगे तो अंत में आप देखेंगे कि व में अ आ रहा है, तो व में का अ हम निकाल दिए, और जब आलय का करेंगे तो आ आएगा। तो अभी भी रूल हम आगे पढ़ाएंगे कि अ प्लस आ मिलके भी क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो आप आ निकाल के यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि अब दोनों मिलके ये हो जाएगा, तो इधर बचा लय और इधर बचा शिव, शिव बचा। लेकिन व का तो अ आप निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी व का उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है, निकाल तो इसमें से सकते नहीं है। और दोनों के जगह हम लोग क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे, लेकिन आ जैसी इसमें घुसने आएगा तो कहेगा मेरा डंटी लो, एगो अ तो पहली से तुम यहाँ पे का उधारी रखा है, जो तुम यहाँ निकाल दिया तो फिर यहाँ कैसे ले आया? तो उसी में एडजस्ट कर लो ना भाई, तो ये बन गया शिवालय। उसी प्रकार विद्यालय। अब चलिए स्वर वर्ण का हम लोग क्या देखते हैं? भेद देखते हैं। स्वर वर्ण का सबसे पहला भेद आपको पढ़ना है दीर्घ संधि। कौन सा पढ़ना है? दीर्घ संधि आपको पढ़ना है। ठीक, तो 2 समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ठीक, 2 समान स्वर को मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अभी बताते हैं बाबू कैसे दीर्घ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको 3 क्लास में पढ़ाई कराया गया होगा कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब जैसे अगर आपने लिखा ई, तो इसको बहुत बच्चा पढ़ता है छोटी ई,
तो ठीक है, छोटी ई आप लोग बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन यह हो गया ह्रस्वी। और ये लिखे जिसको आप लोग पढ़ते हैं बड़ी, तो ई हो गया आपको दीर्घी। कौन सा ई? दीर्घी। तो इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ, और इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। तो दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाए, समझिए ना, उसका बड़का भाई हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे रे? दीर्घ संधि कहेंगे। अब देखिए संधि आप लोग रटते हैं, रटिए मत। अब रूल याद कीजिए, अ प्लस अ जहां भी आए वहां आपको क्या कर देना है? आ कर देना है। उसके बाद यह पहला रूल आपने देखा। उसके बाद अगर आ प्लस आ कहीं भी आए, आ प्लस अ कहीं भी आए, तो उसको आ कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आ प्लस आ ही रहे, रूल याद रखिए, रूल नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आ नहीं तो अपना 200 संधि याद कीजिए, नहीं तो 2 रूल याद कर लीजिए, सर रूले याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अगर अ प्लस आ रहे तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। आपने देखा दीर्घ हो रहा है, बड़का हो रहा है, अ का दीर्घ क्या होता है? आ होता है, बिल्कुल। अब यही रूल आपको याद रहेगा, अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे, तो अपने आप आपसे हर एक चीज़ बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे हमने पढ़ाया है, जैसे स्टूडेंट अ प्लस आ मिलके आ बन गया। क्यों बन गया पता है? इसी रूल के हिसाब से। तो यह याद रहेगा, तो यह याद करने की जरूरत नहीं है आपको रटने की, शिव जोड़ालय शिवालय, विद्या जोड़ालय विद्यालय, तुरंत आप रूल से बना दीजिएगा, ठीक है। यह 4 रूल आपको याद रखना है अ में। उसके बाद उसी तरह ह्रस्व भी, यानी कि छोटी मिल और या छोटी आप कहें, छोटी नहीं कहना चाहिए, ह्रस्व भी कहना चाहिए। ह्रस्व भी मिलके ह्रस्व भी, तो ये क्या बन जाएगा? अभी ये बताए, 2 समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो। सर समान तो इस सेम तो नहीं है, आ और अ अलग है। अरे दोनों अए का न है, अए का न बेटा है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घी। उसी तरह ई और ई मिलके क्या हो जाएगा? ई भी दीर्घी रह जाएगा, ठीक है। कुछ भी रहे, अगर ऐसा आप देखिए तो दीर्घी हो जाता है, अ रहे आ हो जाएगा, आ रहे अ हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ अगर अ वाला कुछ भी है तो आ हो जाएगा, ई वाला कुछ भी है तो ई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इधर ई रहे तो क्या बन गया? दीर्घी बन गया। अगर मान लीजिए दीर्घी दीर्घी दोनों रहे तो भी दीर्घी बन जाएगा, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, तो यह बन गया। अब देखिए एक बात हम बता देते हैं, आप तो हमारे साथ अब पढ़ने लगे, तो कब हम यह जो है स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं और ई ऐसे लिखते हैं, तो समझ जाइएगा, इसको अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़िएगा, ठीक। वो हैबिट हो चुका है, बोर्ड पे लिखते लिखते इसलिए लिखा जाता है। अब जान रहे हैं, आप भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, हो जाता है, वो बच्चा थोड़ी ना। चलिए, तो यह था स्टूडेंट ई का रूल। अब आपको दीर्घ में एगो रूल बताते हैं ऊ का। इसी तरह छोटी यू जिसको आप कहते हैं ह्रस्व मिल के दीर्घ बन गया। अगर मान लीजिए दीर्घ प्लस ह्रस्व रहे, ये भी दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह दीर्घ प्लस दीर्घ रहे, ये भी दीर्घ बन जाएगा। अगर मान लीजिए ह्रस्व प्लस दीर्घ रहे, वो भी दीर्घ बन जाएगा। याद करने का थोड़ी ये तो सीख लेना है, बाबू के साथ हंसी मजाक करना है, इस पे अपने सीख जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अब हमने लिखा एक संधि लिखा अधिजोर ईश्वर। क्या लिखे? अधिजोर ईश्वर, यह हमने लिखा, विसर्ग लगा है अंत में तो लगाएंगे अधिजोर ईश्वर। तो जब आप अधि का उच्चारण करेंगे, उच्चारण कीजिए अधि अधि, तो आपने देखा कि अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अब पकड़िए कौन सा ई आ रहा है। देखिए कहते हैं तो बहुत बच्चा को बुरा लग जाता है, अभी पकड़ पा रहे हैं कौन सा ई आ रहा है? ई तो उच्चारण हो रहा है अधि अधि अधि, ई आ रहा है, लेकिन ई वाला ई आ रहा है कि ई वाला आ रहा है? बताइए, यहाँ पे लिख रहा है बगल में, कौन ई आ रहा है बताइए। सर नहीं पकड़ पा रहे कौन ई आ रहा है, बताए ना। अगर हिर्सीकार रहे तो ई वाला ई आ रहा है, और दीर्घीकार रहे तो ई वाला ई आ रहा है। हिर्सीकार मतलब ह्रस्व और दीर्घीकार मतलब दीर्घ। देखिए तो अधि में क्या है? सर हिर्सीकार है, पकड़ लिए, ई वाला ई आ रहा है। 3 क्लास में पढ़ाई होता है, समझे? इसीलिए थोड़ा सा अब पढ़ाई पे टाइम दीजिए, मन ला के पढ़िए, ठीक। और इधर से आ गया ई वाला ई, तो दिखिए रहा है। अब दोनों मिलके अब ये रूल पढ़ाएं, क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए ई वाला रूल क्या बन जाता है? बरके बन जाता है। अब देखिए क्या बन जाएगा। अब देखिए अधि में का तो आप निकाल लिए ई, यानी कि ई का निकालना हर्षी का। अब देखिए एक चीज़ आपको ग्रामर का रूल बता देते हैं, ये भी बेसिक क्लास में पढ़ाई होता है, कि ई जो होता है ना बाबू, उसको हम लोग ई नहीं लिखते हैं शब्द में, हिर्सीकार लिखते हैं। जहाँ भी ई का यूज होता है, अपी बपी तो ई, और जहाँ भी ऐसा ही है तो दीर्घिकार लिखते हैं। तो अधि में का तो आपने ई निकाल लिया गुंडा बन के, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ अध बच गया। और यहाँ पे आपने क्या किया? ईश्वर में का भी ई निकाल लिया, ईश्वर में का भी, तो यहाँ क्या बच गया? शब्रह बच गया।
अब दोनों ई मिल के क्या बन गया, दीर्घी। तो एक बार यहाँ पे दीर्घी बीच में घुसना चाहेगा कि हमको घुसाओ, क्योंकि आप गुंडा थोड़ी हो जो हटा दीजिएगा अपने मन से, ग्रामर का रूल आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दीर्घी को आपने यहाँ पे एडजस्ट किया। तो अभी ये सीखा है कि दीर्घी बीच में नहीं घुसेगा, उसके बदले दीर्घिकार घुसता है। तो ये क्या बन जाएगा, अधीश्वर बन जाएगा। बन गया। देखिए कितना आसान है। एक बार सर और बता दीजिए, वीडियो पीछे करके देखिए, नहीं देखने की जरूरत है, अभी बता देते हैं। देखिए बेसिक है इसलिए। अध बच गया कैसे सर, हिर्चिकार तो आप ई वाला ई निकाल लिए, ई वाला भी ई निकाल लिए, इधर बच गया सबरह। ठीक, ऑप्शन वाला आप जमाना है, देख लीजिए इतना दिख रहा है वहीं पे टिक मारिए। और इसके बदले आप दीर्घी लगाइएगा, लेकिन दीर्घी ऐसे नहीं लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तो सर ध में ऐसे लगाया जाता है, दीर्घी कार लगाया जाता है। क्या बन गया, अधीश्वर। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। सर एगो आ प्लस अ पे बता दीजिए ना। तो आ प्लस अ पे अब ये बताएं, शिवालय, उसी प्रकार विद्यालय। ठीक, तो यह हो गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक, उसी प्रकार ऊ पे बना दीजिएगा। ऊ पे एगो बता देते हैं, जरूरी है, रफ कर रहे हैं बाबू, नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, एक है भानु जोर उदय। भानु जोर उदय है, तो भानु जोर उदय है। तो देखिए भानु तो इस प्रकार लगा हुआ है, तो समझिए छोटा ऊ जिसको आप लोग ह्रस्व कहते हैं, और इधर का ई ऊ निकल गया, दोनों मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा। तो भान में का तो सीधा भाने लिखाएगा, क्योंकि नीचा वाला के जगह तो आप ई लगा दिए, और यहाँ का दय लिखाएगा। और आपको पता है कि ऊ में बीच में ई घुसना चाहेगा ऐसा बन के, लेकिन ऐसा के जगह हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या बन गया, भानुदय बन गया। ई के जगह ऐसे ऐसे, और ऊ के जगह ऐसे ऐसे। ठीक, तो वही बन गया भानुदय। अब चलिए आगे चलते हैं गुण संधि के तरफ, कि गुण संधि क्या होता है। सेम इसी तरह होता है। यदि अवर्ण या अवर्ण मतलब हुआ अ और आ, जहाँ भी जैसे कहते हैं ना स्कूलवा में कि पेरेंट्स को लेके आइए, किसको लेके आइए, माता पिता को लेके आइए। अरे कहता है ना, तो उसमें क्या हुआ, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ गया। तो यदि अवर्ण, तो अवर्ण बोले तो अ या आ के बाद ह्रस्व भी दीर्घ रहे तो दोनों को मिलाकर ए कर देंगे। और यदि अवर्ण के बाद ह्रस्व व दीर्घ रहे तो दोनों को मिला के ओ कर देंगे। क्या कर देंगे, ओ, बो नहीं, ओ कर देंगे। और ई वाला रहे तो दोनों को मिलाकर ए कर देंगे, मतलब जोड़ के सटा के। और अवर्ण के बाद अगर री रहे तो और कर देंगे। कितना सिंपल है सर, बता दीजिए ना कैसे है। देखिए अवर्ण के बाद यानी कि अ रहेगा या आ रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर उसके पास अगर ई दोनों भाई में से कोनो भाई रहे, इस प्रकार से बने या इस प्रकार से बने, या आ प्लस ई इस प्रकार से बने, या आ प्लस ई इस प्रकार से बने, किसी प्रकार से बाबू बने, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर ए कर देंगे। ए क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ए कर देंगे, कर दिए ए। ठीक, अब सर यह देगा सर हमको बना के, नहीं, इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ खोजा उसी प्रकार आपको खोजना रहेगा। ठीक, उसी तरह जितना भी है, फिर इसमें भी अगर अ बन के बाद ऊ रहे, जैसे मान लीजिए अ प्लस ऊ रहे या आ प्लस ऊ रहे, कुछ भी रहे, तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार तो इसी को कहेंगे गुण संधि। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, सुपर हॉट एग्जाम्पल। अब बाबू थोड़ा वीडियो देखो 480p में, ठीक है। अब वीडियो लंबा देखो। अभी क्या नाम है जो उसका डांसर एगो नया पर के आई है, घोड़ा फतेही की लूड़ा फतेही है। अगर वो अभी कमर मटका दे 2 घंटा तो देखेंगे, लेक्चर लंबा होगा तो नहीं देखेंगे। बड़ा तेज बच्चा सब हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल है परम जोर ईश्वर। ठीक, बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, आराम से आप बता दीजिएगा। परम परम, तो म का उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है, और इधर से ई वाला ई आ गया। अब ये पढ़ाएं कि यदि अ वर्ण के बाद तो अ रहे या आ रहे, कुछ भी रहे, उसके बाद ह्रस भी दीर्घ रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाएगा। तो देखिए अ वर्ण के बाद है ह्रस भी दीर्घ, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पर अब म में का तो अ आप निकाल लिए, लेकिन म यहाँ पे म में से आधा म काट कैसे दे, यहाँ पे कोई तलवार से काट देंगे नहीं, तो म लिखाएगा। और ईश्वर में का तो यहाँ पे आप निकालिए लिए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या लिखाएगा, शब्रह लिखाएगा। और बीच में ए घुसना चाहेगा, क्या घुसना चाहेगा, ए घुसना चाहेगा, तो घुसा दीजिए ए को। लेकिन आपको पता होगा ए ऐसे नहीं घुसता है, ए का मतलब होता है एक ले। तो क्या बन गया, परमेश्वर। तो सर यहाँ पे तो पहली से एगो अ था, उसका क्या हुआ, तो अब उच्चारण करके देखिए ना,
म नहीं हुआ, में हो गया, ए आ रहा है, बस बात खत्म, अ स्वाहा हो गया उसी में। ठीक, बन गया। ए घुसना चाहेगा सर कैसे, एक बार और बताइए प्लीज सर, बता रहे देखिए क्या है बाबू, परम, तो अ उच्चारण में आ रहा है सर, कहाँ अ दिख रहा है, म में अ है ना, तो ई। अब ये पढ़ा है यदि अ वन के बाद ह्रस्व भी दीर्घ ही रहे तो ए हो जाता है, तो ए हो गया। अब देखिए पर म में से तो और निकाल दिए, लेकिन म को काट थोड़ी देंगे, तो ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद इधर से बचा सबरह। अब दोनों हटाए हैं तो दोनों के जगह कुछ लगाइएगा ना, तो सर बीच में ए लगाएंगे, तो ए नहीं लगता है, इसके जगह क्या लगता है, ऐसे वाला एकले लगता है, तो क्या हो जाएगा परमेश्वर। तो इसी प्रकार इसका रूल बनाइएगा। तो जब भी आज से आपको संधि दिखे बाबू, तो इसी तरह रूल लगा लगा के बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आता है नया संधि, अयादी संधि। अयादी संधि एकदम शुद्धा संधि होता है, एकदम अच्छा। तो देखिए ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर बन रहे, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर बन रहे, किसके बाद, ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भी स्वर रहे, तो स्वर अब ये बताए हैं बाबू बेसिक चीज, अ ह्रस्व दीर्घी ये सब। तो ए का अय कर देंगे, आय का आय कर देंगे, और ओ का अब कर देंगे, तथा औ का आब कर देंगे, यह कर देंगे। सर करके दिखाइए, दिखाते हैं। देखिए अगर एक हम एग्जाम्पल लिखे, ने जोर अनम, ध्यान से देखिएगा, ने जोर अनम, तो जब आप ने का उच्चारण करेंगे, ने, तो ने का जब आप उच्चारण करेंगे बाबू, तो इसका मतलब हुआ ए गो ए, और ने पे डबल एकले रहता, तो इसका मतलब होता आए। ठीक, एक एकले मतलब ये, और डबल एकले मतलब ये, डबल एकले मतलब यहाँ पे ए गो रहेगा। ठीक, समझ गए। अब बताइए, अब ये सब में भी दिक्कत है आप लोग को, तो बेसिक का चीज़ है कि नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं कि दिक्कत है तो बता रहे हैं, इसलिए बाबू प्यार से पढ़ा रहे हैं, आप भी प्यार से पढ़िए। तो ने में का एक ए आ गया, ने उच्चारण किए ए आ गया। अब देखिए ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर रहे, तो देखिए ए के बाद कोई स्वर है, सर अ न है, स्वर थोड़ी है, तो अ स्वरे होता है रे बाबू, तो ए का क्या कर दोगे, ऐ कर दोगे, तो नए हो जाएगा, नए। न में का तो एकले हटा के यहाँ पे ए आप निकाल दिए, तो इधर बचा न और इधर बचा नम, और बीच में ए और अ मिलके अभी ये बताए हैं, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भी स्वर रहे तो ए का क्या होता है, अय होता है, तो दोनों मिलके अय हो जाएगा। तो न में अभी भी आप उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, अ आता है पहली से, तो अ नहीं घुसेगा, सिर्फ और सिर्फ य घुसेगा, तो क्या बन जाएगा, नयनम, नयनम बन गया। सर एक बार और बता देते, देखो ने है प्लस अनम है, जी सर है, तो ने में का ए हुआ, ने उच्चारण किए तो ए प्लस अ मिलके अय हो गया। सर कैसे हो गया, अभी बता दिए कि ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर बन रहे तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। देखिए ए के बाद स्वर बन है ना जी, अस्वरे बन है रे, अथी भैंस के पारा सब, तो क्या हो गया, अय हो गया। ठीक, अब देखिए अब दोनों का मिलके तो न का सिर्फ न आएगा, क्योंकि एकले वाला तो पहले से आप यहाँ निकाल दिए, अ का अ निकाल दिए हैं, तो इधर बच गया नम। अब दोनों मिलके बीच में क्या घुसेगा, अय घुसेगा, तो अय घुसेगा तो न कहेगा रुक, पहले से हम में अ है तो अ नहीं घुसेगा, जगह फूल है अ का, तो सिर्फ य घुस जाएगा, यह क्या बन जाएगा, नैनम तेरे मस्त मस्त दो नैन वाला जो गाना है वही नैनम। तो हो गया स्वर संधि कंप्लीट, जी सर हो गया। चलिए सर व्यंजन बताइए। हाँ अब देखिए, अभी आपने देखा कि जो भी चीज बाबू मिल रहा था दो वर्ण आपस में, अभी हाइलाइटर मार रहे हैं, देखिए दो वर्ण आपस में, अभी जितना भी एग्जाम्पल बताए तो दोनों वर्ण क्या था, स्वर था। ठीक, जैसे आपके पास 10 बाबू है तो सब बाबू एक ही जैसी है, नहीं सर, सर हमारी तो पांचों गोरी ही हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो स्वरे था। तो अब स्टूडेंट व्यंजन संधि, तो डेफिनेशन जो है परिभाषा, ठीक, उसको हम पहले से लिख के रखें ताकि समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर वर्ण का स्वर से ही मिलन होता है, ठीक। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण रहेगा और उसके कारण अगर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा बोल दिए सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया। शांति से अभी बैठिए, अभी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे व्यंजन संधि का। वीडियो का नाम ही है व्यंजन संधि। तो अभी सिर्फ समझिए, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे।
स्वर संधि में हमने बबू क्या देखा था कि जैसे अ है और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं अ, तो मिलके बन जाता है आ। अगर मान लीजिए आ है और इसमें हमने फिर जोड़ दिया आ, मिलके क्या बन गया आ। पहले वाले वीडियो में हम सिखा दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अ भी क्या है, एक स्वर वर्ण है, और ये भी अ क्या है, एक स्वर वर्ण है, ये क्या है, एक स्वर वर्ण है, यह क्या है, एक स्वर वर्ण है। उसी तरह मान लीजिए कि अ रहे और प्लस में आ रहे तो भी मिलके क्या बन जाता है, एक में अच्छा से लिखते हैं, क्या बन जाता है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर आ बन जाता है, आ बन जाता है। तो आप देखेंगे कि यह भी एक स्वर वर्ण है, यह भी एक स्वर वर्ण है, यह भी एक स्वर वर्ण है, और आपस में मिलके क्या बना दिया, स्वर वर्ण बना दिया। तो स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर का ही मिलन होता था। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता था, लेकिन स्वर ही रहेगा। अब स्वर क्या होता है, तो अ आ ह्रस्व दीर्घ ई, जिसको आप छोटी बड़ी कहते हैं, वो सब क्या होता है, स्वर होता है। और क ख ग घ क्या होता है, व्यंजन होता है। लेकिन व्यंजन संधि में आप देखिएगा कि स्वर भी रह सकता है और व्यंजन भी रह सकता है, और उसके कारण जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं अपने पढ़ाई पे। अब व्यंजन संधि का पहला जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, वह है वर्गसीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन। अब इसको हिंदी में समझाएं तो क्या समझा सकते हैं कि प्रथम वर्ण का, ध्यान से देखिएगा, प्रथम वर्ण का बउआ तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहला जो वर्ण होगा उसका हम लोग बदलाव किस में कर देंगे, तीसरे वर्ण में कर देंगे। अब घबराना नहीं, आप लोगों को शांति से वीडियो लेक्चर को देखना है। अभी एग्जाम्पल देंगे तो देखिएगा कि कैसे बदलाव होता है। अब चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका सूत्र, रूल, फार्मूला, जो भी आप कह लीजिए, परिभाषा, जो भी आपकी इच्छा हो। रूल क्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, अब आप कहेंगे कि सर जी ये वर्ग क्या होता है, सो समझा दीजिए। तो वर्ग का मतलब हुआ बाबू जैसे क वर्ग, तो उसमें क ख ग घ अंग आएगा। त वर्ग तो त ठ ड ढ ये वाला आएगा न, सॉरी त थ द ध न आएगा। ठीक उसी तरह प वर्ग है, ट वर्ग है, च वर्ग है, च वर्ग है तो च छ ज झ ये वाला। ठीक तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, वर्ग कहेंगे। ठीक तो यही है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग रहेगा उसका प्रथम वर्ण रहेगा, जैसे क वर्ग का क हो गया, च वर्ग का च हो गया, उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय रहे या चतुर्थ वर्ण रहे या य व र ल में से कोई भी रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक क्या क्या रहे ध्यान से एक बार देखिएगा। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और संस्कृत में पूरा एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या य व र ल रहे या कोई भी स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब संधि कैसे करना है, बेसिक क्या है, स्वर संधि क्या है, पहले लेक्चर में बता दिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग दे पाएंगे। ठीक उसको देख लीजिएगा। आप चलिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं और आपको समझाते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वाक जोड़ दता। अब देखिए इसको रटते थे आप, अब देखिए कैसे बन जाएगा आपसे, वाक जोड़ दता। अब मान लीजिए इसको आपने पढ़ा, वाक जोड़ दता। अब यह संधि हम आपके सामने रख दे बाबू। ठीक जितने भी बच्चे 9th में हैं शांति से पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो बाबू सोना में लगे हुए हैं इधर उधर में हटाइए, 9th में एकदम मजे से पढ़िए और 10th में पढ़िए, टॉपर बनिए। ठीक तो यहाँ पे जब आप उच्चारण करेंगे वाक जोड़ दता, तो आपने उच्चारण किया वा क, तो आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, क आ रहा है। ठीक अब आप कहेंगे कि सर आप तो पहले वीडियो में सिखाए थे क, इसमें तो अ निकल रहा है, लेकिन नहीं। देखिए अगर ऐसे क रहे तो इसमें अ निकलता है, और क को हम लोग तोड़ के कैसे लिखते हैं, क प्लस अ लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, क है। तो क आ रहा है ना, बस इतना ध्यान रखिए। क तो क क्या है, प्रथम वर्ण है। जी सर बिल्कुल है, ये क वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है सर। सीख गए सर। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, द आ रहा है। अब देखिए तो यह रूल पे बैठ रहा है, तो सर बैठाइए। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, हाँ सर वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या य व र ल है या कोई भी स्वर वर्ण है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर त थ द, सर ये त वर्ग का तृतीय वर्ण है। हाँ सर तृतीय वर्ण तो है, तो प्रथम वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा बताइए, तृतीय वर्ण है। कौन है तृतीय वर्ण, यह वाला है तृतीय वर्ण।
ठीक, किसमें परिवर्तन हो जाएगा बताइए? तो किस में हो जाएगा? तृतीय वर्ण में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारा रूल है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय आए, कोई भी आ सकता है, चतुर्थ रहेगा या य वाला रहेगा या कोई स्वर रहेगा, यहाँ पे हमें तृतीय ही मिल गया संयोग से, तो क्या होगा? प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसी उसी वर्ग का तो क का तृतीय क्या होता है सर? ग होता है। क ख ग, क ख ग सिखाइएगा सर, क्या जुलुम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा बताइए? परिवर्तन तो सिर्फ इसमें होगा, तो यह तो लिखा जाएगा इसी तरह, तो वाह लिखा जाएगा इसी तरह। क का क्या बन जाएगा? द बन जाएगा, सॉरी क का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क हलंत है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? ग आधा, मतलब क हलंत का मतलब आधा क, तो यहाँ पे ग को भी हम लोग क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे। तो आधा ग कैसे लिखते हैं? इस टाइप से लिखते हैं, तो हम लोग ग लिख देंगे आधा और दतः का दतः इसी तरह लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि क्या बन गया? वाक्य जोड़ दतः। उसी तरह अगर एक एग्जाम्पल और लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है दिक जोड़ अम्बरा। ध्यान से देखिएगा, और जिस बच्चों को थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है बउआ, पहला पार्ट देख लो स्वर संधि। ठीक, अब देखिए दिक जोड़ अम्बरह, दिक जोड़ अम्बरह, तो आप देख रहे हैं कि क है। क क्या है? हाँ सर ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद देखिए तो क्या आया? तो उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय आया है? नहीं सर, अ तो तृतीय नहीं है। चतुर्थ है? नहीं है। य है? नहीं है। व है? नहीं है। र है? ल है? नहीं है। कितना बार सर कहे नहीं है? क्या है? कोई स्वर है? हाँ सर, अ तो स्वर है, तो प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो सर कर दीजिए, कितना सिंपल तो है, आप सिंपल बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दी ग आधा ग हो जाएगा, अम्बरह यहाँ उतर जाएगा, ऐसे बन गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसमें क्या करना है? शांति से सुनिएगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। जब भी आधा ग और उसके बाद अ रहता है तो उसको हम लोग दोनों को मिला के पूरा ग लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि देखिए आधा ग है और इसमें हम लोग अ जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ग में अ आ गया तो उसी में एडजस्ट होता है। तो यह ऐसे न लिखा के ऐसे लिखा जाता है, दी गम्बरह, पूरा ग लिखा जाता है, दी गम आर बरह। ठीक है, दी गम बरह। ठीक, यह हो गया दिगंबर, यह पूरा ग है, सॉरी, दी ग बरह। ठीक है स्टूडेंट, तो यह रहा प्रथम वर्ण का किसमें परिवर्तन? तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब आप और देख सकते हैं, देखिए एक और आपको बता देते हैं, चलिए एक और आपको बता देते हैं। जैसे देखिए दीक जोड़ गजह, दीक जोड़ गजह। ठीक है, अब बताइए इसका क्या बनेगा? दिक जोड़ गजह का, तो देखिए प्रथम वर्ण है, उसके बाद क्या आ रहा है? तो कोई भी चीज आ सकता है इसमें से। ठीक, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय है, चतुर्थ रहे या यहाँ वाला रहे या कोई स्वर रहे, तो देखिए तो उसके बाद क्या आया सर? ग आया। ग तो सर तृतीया ही है, तो प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा? तृतीया में बदल जाएगा इसी में। तो क का तृतीया क्या होता है? क पहला होता है, प्रथमा, द्वितीया ख, तृतीया ग, आधा ग बन जाएगा और वो गजह इसी प्रकार लिखा जाएगा, दिग्गजह बन गया स्टूडेंट। इसी को कहते हैं वर्गसीय प्रथम वर्णे तृतीय वर्णम परिवर्तन। सीख गए? चलिए अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट आपको पढ़ना है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अभी आपने क्या देखा सर? अभी हमने देखा कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, कि कैसे प्रथम वर्ण यानी कि पहला अक्षर किस में बदल जा रहा है? तृतीय अक्षर में बदल जा रहा है। और जितना भी वर्ण है ये सब आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए इसका क्या रूल है कि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यहाँ भी प्रथम वर्ण के बाद ही रहेगा, अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। वह महा सिंपल है। अब देखिए कैसे, अगर एक संधि हम लिखते हैं वाक्य जोड़ मयम, ध्यान से देखिएगा बाबू, एक मैं लिखता हूँ वाक्य जोड़ मय, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको क्या सिखाया है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि क क्या है सर? प्रथम वर्ण है, बिल्कुल है क वर्ग का। और उसके बाद म आ रहा है, तो म क्या है? एक पंचम वर्ण है कि नहीं? तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के प्रथम ये पंचम में बदल जाएगा। तो क का पंचम क्या होता है सर? अंग होता है, तो ये किस में बदल जाएगा बताइए?
अंग में बदल जाएगा, तो क के जगह हम लोग अंग लिखेंगे, क हलंत है इसलिए अंग हलंत, और बांग मय यह बन गया। एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं स्टूडेंट, आपको देते हैं, जैसे देखिए जगत जोड़ नाथ, शांति से देखिएगा, जगत जोड़ नाथ, ठीक, या नाथ एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम वर्ण आया, तो प्रथम वर्ण है, उसके बाद आया न तो किसी वर्ग का पंचम है, तो प्रथम के बाद क्या आया, पंचम, तो प्रथम किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम में। तो त का पंचम क्या होता है, संयोग से न होता है, तो ज ग और त हलंत है आधा न, और नाथ इस तरह से लिखा जाएगा। यह क्या बन गया, जगन्नाथ बन गया। ठीक, विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग लगा देंगे। इसी को कहते हैं प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन, और इसको कहते हैं प्रथम वर्ण का किसमें परिवर्तन, तृतीय में परिवर्तन। अब आपको आता है एक संधि मनुस्वार संधि। तो मनुस्वार बहुत ही सिंपल संधि है। क्या है, तो यदि म हलंत के बाद अंतःस्थ आए या उस वर्ण रहे तो म हलंत के स्थान पे सिंपल सा क्या लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है। अब जैसे ही कहें अंतःस्थ उष्म, तो आप लोग का दिमाग ये हो गया कि सर ये क्या पढ़ा रहे, उष्म क्या होता है। तो बाबू उष्म वर्ण हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करने वक्त मुख से, मतलब कि हमारे मुंह से क्या निकले, गर्म हवा निकले। मैम पढ़ाई होगी 2 क्लास में, तो कौन कौन से है बताइए, उष्म वर्ण कौन कौन से है, तो स हैं, ये वाले स हैं, ये वाले स हैं, और ह हैं, ये 4 उष्म वर्ण हैं। और अंतःस्थ कौन है, सो बतलाइए आप, एकदम सिंपल है, य र ल व। ठीक, अंतःस्थ कौन है, तो य र ल व, य र ल व। तो सिंपल सा बताइए, तो यदि म के बाद क्या रहे, अंतःस्थ रहे, यानी कि य र ल व रहे, या उष्म वर्ण रहे, या उष्म वर्ण हो, तो म के स्थान पे क्या हो जाता है, अनुस्वार लग जाता है। अब शांति से देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं सम जोड़ योग, ठीक है बउआ, लिखते हैं सम जोड़ योग, तो देखिए म हलंत आया, उसके बाद य आ गया, तो य क्या है, एक अंतःस्थ है सर, य क्या है, एक अंतःस्थ है, य र ल व, य क्या है, एक अंतःस्थ है। जी सर, म हलंत के बाद अंतःस्थ आ गया। अभी क्या बताए हैं कि म के जगह क्या लग जाएगा सर, अनुस्वार लग जाएगा। तो म हट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा, यह बन जाएगा संयोग। बहुत एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्वयं जोड़ वरह, स्वयं जोड़ वरह, ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे म के बाद व है, व आ रहा है, व अंतःस्थ है म हलंत के बाद, तो सीधा क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा, यह बन गया स्वयं वरह। यहाँ पे शांति से लिखेंगे, थोड़ा सा ये गलती हो गया, ऐसे लिखेंगे, सिर्फ म में चेंजिंग होता है, ठीक है, वरह बन गया। जी सर बन गया। उसी तरह एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे देखिए सम जोड़ सारह, सम जोड़ सारह, तो देखिए स क्या है सर, उष्म है, म हलंत के बाद उष्म आया, जी सर आया, तो स के ऊपर यह ये लग जाएगा और ये बन जाएगा सारह। तो संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, सम जोड़ सारह होता है। क्यों होता है, सीख गए। उसी तरह देखिए सम जोड़ हारह, हारह देखिए, तो म के बाद क्या है, म हलंत के बाद सर ह आ रहा है, ह उष्म है कि क्या है बताइए सर, ह उष्म है, तो क्या बच जाएगा बताइए, सन आसन हारा बन गया, ठीक है, सहारा बन गया स्टूडेंट। तो यही था व्यंजन संधि। और बता दीजिए सर, देखिए सम जोड़ वाद, अब ध्यान से देखिए, म हलंत के बाद क्या आ रहा है, वो आ रहा है सर, हाँ अंतःस्थ है, तो यहाँ पे अनुस्वार लग के वाद, संवाद मतलब बातचीत। तो ये रहा स्टूडेंट क्लास 9 का व्यंजन संधि। अब देखिए स्टूडेंट, व्यंजन संधि आपका हो गया समाप्त। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ 1 बार शेयर कीजिएगा, बाबू के साथ 2 बार शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट विसर्ग संधि को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख के घबराइएगा मत, क्योंकि पूरा पोस्टमार्टम होगा विसर्ग संधि का, इसलिए शांति से बैठिए। स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ क्या है, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग की जो संधि होती है, किसकी संधि, विसर्ग की जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल सा इसका परिभाषा आप लोग को याद हो गया। क्या हुआ बताइए एक बार। तो स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग की जो संधि होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अब जैसे ही यह पढ़ें, अब आप कहिएगा कि सर आप तो बताए थे कि पूरा बेसिक से बताएंगे, पुराना पाप भी किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे 8-7 में तो भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अब बेसिक क्या आपको यहाँ पे समझना है कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो आप जान रहे हैं ना, अ आ ह्रस्व बी दीर्घी, ये सब क्या है, स्वर है, ठीक है। और क ख ग च छ ज ट ठ ड ये सब क्या है, व्यंजन है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वर व्यंजन तो रहेगा ही स्टूडेंट, उसके साथ विसर्ग भी जुड़ जाएगा। विसर्ग आप समझ रहे हैं, ये होता है विसर्ग। विसर्ग भी जुड़ जाएगा और उस सब को मिलाकर जो संधि होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे स्टूडेंट अगर आपके सामने बउआ हम एक एग्जाम्पल रखें, मनः जोर हरः, क्या रखें, मनः जोर हरः, तो आप इसका देखिएगा संधि बन जाएगा मनोहरः। अब सभी बच्चे एकदम चौंक गए, सर मनोहरः कैसे बन गया, वह ना हमको बताइए, हम तो वह सीखने आए हैं। तो सब बताएंगे, अभी तो पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और इतना बेहतर पढ़ा देंगे कि आप हमको पढ़ा दीजिएगा। तो अभी आप सिर्फ समझिए कि विसर्ग संधि होता क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट विसर्ग है और इसका संधि क्या बन गया, मनोहरः बन गया। तो ऐसे जितने भी संधि बनेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अब बनता कैसे है, कैसे हमें बनाना चाहिए, सब आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या कीजिए, धैर्य रख के पढ़िए। अब आगे बढ़िए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसको नोट नहीं किया है, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला रूल है आपको स्टूडेंट पढ़ना, उत्तम संधि। अब आप कहेंगे सर यहाँ पहले से लिख दिए, इसलिए लिख दिए ताकि छोटा वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। तो उत्तम संधि का स्टूडेंट सिंपल सा एक मतलब होता है विसर्गवा को उ बनाने का नियम। अब विसर्ग क्या है सर, तो आप सीख गए। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, उ बनाएंगे। उ मतलब जो आप लोग बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते, छोटी उ, ह्रस्व उ, वही उ बनाने का नियम। तो यह रूल क्या कहता है, सबसे पहले वह ध्यान में रखिए आप। रूल कहता है कि बाबू यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक। आप लोग इतना बड़ा रूल देख के घबरा जाते हैं कि कैसे याद होगा। इससे बात करना सीखिए, जैसे आप अपने बाबू सोना से बात करते हैं। कैसे, देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, सीख लिए कि हाँ विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद भी अ हो, ठीक है, हो सकता है। अथवा मतलब अ न होकर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो। अब वर्ग किस वाला की नाम है, क्लास की नाम है, तो नहीं। वर्ग मतलब हो गया जैसे क वर्ग, तो इसमें क ख ग घ आ गया। च वर्ग तो इसमें च छ ज झ आ गया, ठीक। तो उस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो। जैसे आप देखेंगे क वर्ग का तीसरा क्या होता है, तो क ख ग तीसरा हो गया। तो वही कहना चाह रहा है कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या य र ल व हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है। कितना सिंपल, एक बार और पढ़िए। यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, उसके बाद अ हो तो सोने पे सुहागा, न हो तो तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या य र ल व हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है। इतना पढ़ लिए। अब आइए स्टूडेंट इसका रूल कैसे बनता है और कैसे इसका संधि बनता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो रूल क्या कहा कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ। तो यहाँ पे हमने विसर्ग दे दिया। अब संधि है तो प्लस लगबे करेगा, उससे पहले अ। और विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए। अ न हो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन पहले अ पे सीखिए। तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ, ठीक है। तो आप पढ़े कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ हो तो सब मिलकर क्या बन जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है। हाइलाइटर मार रहा है, देखिए विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है। तो देखिए अ, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, तो सब मिलकर क्या हो जाएगा, विसर्ग का उ हो जाएगा। तो विसर्ग का क्या बना देंगे, उ बना देंगे। अरे जैसे ट्राइंगल में नहीं थ्योरम प्रूव कर रहे हैं अभी क्लास 9th मैथ में, सेम उसी तरह है, उ बन गया। अब ग्रामर का एक और रूल है कि अगर अ प्लस छोटी उ यानी कि ह्रस्व उ रहता है तो वो बन जाता है ओ, और उसके बाद प्लस में का अ यहाँ उतर गया।
फिर ग्रामर का एक रूल है कि अगर यह दोनों साथ है तो यह मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और एक अपग्रह लग जाता है, ठीक है, तो यह बन जाता है। और इसको बोलचाल की भाषा में सारे स्टूडेंट क्या कहते रहते हैं, ओड ओड कहते रहते हैं। तो यह तो है गलत, लेकिन अगर यह सीख के भी आप क्वेश्चन बना लेते हो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सर एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता देते हैं। देखिए अ प्लस विसर्ग प्लस अ है, तो विसर्ग का उ हो गया, इसको याद रखना है। अ प्लस उ ग्रामर के नियम से ओ हो जाता है, और प्लस में फिर से अ उतर जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ओ, और एक अपग्रह लग जाएगा, जिसका मतलब हुआ ओड। बोलचाल की भाषा में कहते हैं ओड ही, आप याद रखिए कि क्या होता है, ओड होता है, ठीक, यह आपने याद किया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है स्टूडेंट। अब एक संधि हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, कह जोड़ अय्यम, कह जोड़ अय्यम। अब देखिए इसको कैसे आप बना दीजिएगा, और एक सिखा देंगे उसके बाद तो आप 50-60 कहिएगा सर एक और दीजिए ना, एक और दीजिए ना, बनाते हैं सर, एक हमको दे दीजिए सर, एक हमारी बाबू सोना को दे दीजिए। अब देखिए विसर्ग के बाद अ आया है स्टूडेंट, अ आया, सर कैसे आपको पता चला, देखिए विसर्ग है उसके बाद अ आया सर, विसर्ग प्लस अ आया। और क्या विसर्ग से पहले अ है, तो नहीं सर, अ तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप गलत देख रहे हैं। आप क का उच्चारण कीजिए, स्वर संधि में ही पढ़ाए थे, उच्चारण करना पड़ता है संधि में, क क क, तो आप देखेंगे क में अ निकल रहा है, तो यहाँ पे यह रूल लगेगा, तो यह सब मिलके क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, बन गया। अब देखिए इसको संधि में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए कि क का तो विसर्ग यहाँ उठ के चलाया, ठीक, यह अ यहाँ उठ के चलाया, तो विसर्ग अ की तो कहानी दोनों की खत्म हो गई, क्योंकि सबको मिलाकर हमें ओड लिखना है, बोलचाल की भाषा वाला ओड लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे अंत वाला यम बच जाएगा, ठीक है, और ये क यहाँ पे बच जाएगा, ये बच गया। लेकिन अभी भी क का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें अ आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। अब यह बीच में आना चाहेगा, क्योंकि आप तो गुंडा मवाली है नहीं जो अपना मन से अ विसर्ग अ कुछ भी निकाल दिए, आप बीच में नहीं घुसाइएगा, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क का जब अ आप निकाल लिए, लेकिन यहाँ अभी भी क का आप उच्चारण करते हैं, तो क अ आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, तो एक अ से एक यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। अरे वैलेंसी नहीं करते हैं, मैग्नीशियम पे +2 एक माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, सेम उसी तरह क कट गया, बीच में यही वाला बच गया, जो इसमें आके क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा, और यह ऐसा बन जाएगा कोयम, ठीक है, बोलचाल की भाषा में कोडियम, कुछ भी बोलिए, आपको बनाने आना चाहिए, बस बना लिए। चलिए सर एक 50% क्लियर हुआ। सर एक और बता दीजिए, देखिए अगर हम कहें सह जोड़ अहम, सह जोड़ अहम, ये हमने देखा। अब देखिए हमने जब यह देखा है स्टूडेंट, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो सर अ आ रहा है, अ आ गया। अब विसर्ग से पहले स का उच्चारण करते तो क्या आता है, अ आता है, सब मिलकर क्या बन जाएगा, ओ मिल जाएगा, एक अपग्रह लग जाएगा, बोलचाल की भाषा में ओडे रखिए ना आप लोग याद, ओड बन गया, ठीक है। अब देखिए सह में का तो विसर्ग आप निकाल लिए, इधर बचा हम बचा, अ भी आप यहाँ पे निकाल लिए है, विसर्ग को भी दूसरा पेन से बता रहे, अ भी यहाँ पे निकाल लिए, विसर्ग भी यहाँ पे निकाल लिए। अब स में का अ भी निकाल लिए, लेकिन अभी भी स जो आप इसका लिखे तो स अ का उच्चारण हो रहा है, तो ये कट जाएगा, सद्धी बद्धी पढ़ते हैं ना, वही हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बन गया, कितना सिंपल है, ठीक। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, इसका सभी लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। अध्याय हो गया। अब देखिए विसर्ग आ गया, प्लस अ आ गया, प्रथमा प्रथमा माँ अ आ रहा है, तो अ प्लस विसर्ग प्लस अ, ये बन गया, ठीक। अब देखिए यह बन गया, तो ऊपर आइए, ऊपर नीचे आइए, नीचे बताते हैं, देखिए प्रथ, अब म में का अ अभी भी आ रहा है, तो अ नहीं लगता है, समझिए एडजस्ट हो जाता है, तो ये लग गया, और इधर का अ तो यहाँ आ गया, तो क्या बन जाएगा, ध्याया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो आप स्टूडेंट संधि पढ़े, इसको क्या कहते हैं, उत्वम संधि कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक अलग नियम पढ़िए, यह तो आप पढ़े कि विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है। मान लीजिए कि विसर्ग के बाद अ न दे के आपको तीसरा चौथा
क्या दे देगा, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर दे देगा, या य र ल व दे देगा, तो आप लोग क्या करेंगे। तो अभी जो बताएं, क्या बताएं, वही वाला आप लोग कांड यहाँ पे करेंगे। क्या, जैसे देखिए, मनः जोर हरः, मनः जोर हरः है, एक बार अच्छे से लिखते हैं। बहुत हल्का होता है, बाबू सोना में लगे रहते हैं, नूरा घूरा फतेही का डांस देखते रहते हैं, तो यही होगा। थोड़ा सा लेक्चर देखिए, तो देखिए मना, मना अ आ रहा है, अ के बाद आ रहा है विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ह आ रहा है। तो यहाँ तो कहानी उल्टा हो गया। ठीक, कहानी क्या हो गया, उल्टा हो गया। सर एक बार और समझा दीजिए, लीजिए शांति से समझा देते। देखिए ध्यान से देखिए, अब आप बहुत समझदार हो चुके हैं। अरे सबको न पढ़ने का मन करता है, मेन बात है कोई बढ़िया से पढ़ाता ही नहीं है। चलिए अब देखिए, विसर्ग आया, जी सर आया, विसर्ग के बाद क्या आया, तो सर ह आया। ठीक, और विसर्ग से पहले क्या है, तो मना न अ आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ है, अब विसर्ग के बाद अ ना आके ह है, ये तो अलगे खेल हो गया। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अ प्लस विसर्ग हम जानते हैं क्या बनता है, तो अभी बताएं, यहीं पे रूल बताएं, क्या बनता है, ओ बन जाता है। ठीक है, और विसर्ग का तो ऊ होगा, विसर्ग का ऊ वाला नियमे है, विसर्ग को ऊ करने का नियम, तो अ प्लस ऊ मिलके ओ तो बनना ही है। ठीक है, ओ बन गया। और देखिए तो उसके बाद अ है तो नहीं है, तो ये वाला साइन नहीं लगेगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, म न में पहली से अ है तो अ एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे वाला ह बीच में लग जाएगा, और हरा क्या बन गया, मनोहरा। ठीक है, सीख गए, यस सर सीख गए। एक बार सर और थोड़ा बेसिक में जाके बता दीजिए। जैसे देखिए, ह को तो आप यहाँ निकाल चुके हैं, विसर्ग को भी निकाल चुके हैं, न में का भी अ को खींच के लाए हैं, तो अब इधर बचा क्या, मना बचा, मना आपने लिखा। ठीक है, लेकिन न में अभी भी अ आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, तो अ से कैंसल हो जाएगा और ओह जो है ये वाला यहाँ घुस जाएगा बीच में, और इधर तो सिर्फ र विसर्ग बचा है, तो ये बन गया मनोहर। कितना सिंपल है, बन गया कि नहीं बन गया, जी सर बन गया। अब आगे चलिए। ठीक, तो यह आप लोग देखिएगा, एक और एग्जाम्पल बता देते। जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं, निह जोर आधार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए ये रहने दीजिए स्टूडेंट, इतना ही आप सीखेंगे तो इतना काम चल जाएगा आपका। आगे बढ़िए। चलिए अब आता है सत्वम संधि, बहुत ही ज़्यादा आसान संधि है। जितना आसान आपके प्रिंसिपल को उल्लू बनाना है उतना ही आसान है सत्वम संधि। इसका कुछ रूल है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहला रूल क्या है कि विसर्ग को स करने का नियम, मतलब तलाबे स दंत स, तलाबे स मूर्धनी स और दंत स करने का नियम। तो पहला रूल क्या है, ठीक है, विसर्ग का हम लोग स में परिवर्तन कर देंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सत्वम संधि कहते हैं। पहला रूल क्या है कि यदि, ध्यान से लिखिएगा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद क्या रहे, च रहे, छ रहे या तलाबे स रहे, तो विसर्ग का स हलंत में परिवर्तन हो जाता है। अभी रुकिए, देखिए ध्यान से देखिए, क्या हमने पढ़ाया कि यदि विसर्ग के बाद च रहेगा, छ रहेगा या तलाबे स रहेगा, तो विसर्ग का स हलंत, स हलंत मतलब आधा स, ठीक है, म हलंत मतलब आधा म, हलंत क्या है, तो यह जो है यही हलंत है, यह जो है यही हलंत है, ये सब हलंत है। ठीक, तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए, देखिए स्टूडेंट, ग्रामर जो होता है जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाएगा कुछ नहीं आएगा। देखिए क जोड़ चौड़ा, क जोड़ चौड़ा, यह आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, क जोड़ चौड़ा। तो आपने देखा विसर्ग के बाद क्या आया। अब पहले देखिए विसर्ग है तो आप तो यह पकड़ लिए कि यह विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स और च आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि यदि विसर्ग के बाद च आए तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है, आधा स में। तो क्या बन जाएगा, यह विसर्ग आधा स बन जाएगा और ये बाकी का ऐसे ही लिखा जाएगा। बन गया, जी सर। एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए।
नी जोड़ चल। देखिए यह आपने बनाया। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया सर, च आ गया, तो नी को ऐसे लिखे, आधा स यह वाला बना दीजिए, चला निश्चल बन गया। कितना सिंपल तो है, सीख गए। यह रूल नंबर 1 है। ठीक, अब चलिए रूल नंबर 2 के तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद, सब में विसर्ग के बाद ही होगा, ट ठ स रहे तो, ट ठ और स रहे तो, यानी मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हलंत में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि बदलाव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यह आपने पढ़ा। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लिखते हैं, यह बहुत सिंपल है। धनु विसर्ग है और प्लस टंकार, तो आप देखिए क्या होगा। तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, ट आ गया, तो सिंपल है, विसर्ग को क्या बना दीजिए, आधा मूर्धन्य सा बना दीजिए, टंकार बन गया। किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग में परिवर्तन होगा, क्योंकि सत्वम संधि का मतलब ही होता है कि विसर्ग में परिवर्तन और विसर्ग को क्या बनाना, स बनाना, तीनों स। अब जो आएगा उस रूल के हिसाब से स बनाएंगे। तो यह दूसरा रूल है। अब चलिए तीसरा रूल पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 3। कौन सा रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद क, त, थ या श हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है, दंत स में परिवर्तन हो जाता है, दंत स में परिवर्तन हो जाता है। अब बताइए, आप लोग कहते हैं सर MCQ आ जाएगा। अरे MCQ आए चाहे BMCQ आए, उससे क्या मतलब, हम लोग तो एकदम सब कुछ सीख के गए हैं, तो टेंशन किस बात की है भाई। अब देखिए इसका बता देते हैं। एक एग्जाम्पल है, सरह जोड़ तीरे, सरह जोड़ तीरे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन जाएगा बताइए। तो विसर्ग के बाद क्या आ गया सर, त आ गया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, अगर विसर्ग के बाद क आए या त आए, कुछ भी आए इसमें से, जरूरी नहीं है कि क ही हमेशा आएगा, त ही आएगा, क त थ आएगा, कुछ भी आएगा। तो यहाँ पे त आ गया, तो आप विसर्ग को क्या में बदल देंगे, आधा दंत स में बदल देंगे, तीरे बन गया। कितना सिंपल है। अब कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए तरोह जोड़ छाया, तो विसर्ग के बाद छ आ रहा है, तो विसर्ग के बाद क्या है, च आए या छ आए, तो विसर्ग का ये वाला स हो जाएगा, तलाबे स हो जाएगा, आधा तलाबे स। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तरो आधा तलाबे स और छाया ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, बन गया हमारा। तो यही था स्टूडेंट विसर्ग संधि क्लास 9 का, जो बहुत ही बेसिक से हमने आपको पढ़ा दिया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा और अपने बाबू सोना के साथ 2 बार शेयर कीजिएगा। और जितने भी ये नोट्स है, इसको नोट बना लेंगे अपने कॉपी में और हम इसका क्या करेंगे, PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम एंड धन्यवाद।